कितना अंतर आप पाते हैं वर्तमान कार्यकाल से अपने कार्यकाल में? कि 15 वर्ष जो मेरे कार्यकाल थे वो पंचायत के स्वर्णिम कार्यकाल थे। मनरेगा क्या स्थिति है आपके पंचायत में? इस तरह से कह सकते हैं कि मनरेगा में 89 लाख लगभग ये अवैध तरीके से निकासी की गई है मनरेगा के अंतर्गत। तो जो जनता की राशि है, मनरेगा की राशि है, सारी राशियों का उपयोग अपने स्वयं के विकास में मुखिया जी ने किया है। जब आपके पंचायत में इतना बड़ा घोटाला हो रहा था उस समय शिव कुमार उपाध्याय क्या कर रहे थे? चूंकि एक तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण जो वर्तमान मुखिया है रमेश्वर जी, उनको प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया है। आपने इतने ज़्यादा आरोप लगा दिए कि भ्रष्टाचार हुआ है, लूट खसोट हुआ है। आपके परिवार में भी 15 साल तक मुखिया पद रहा है, तो आपने क्या किया है कि आपको इन आरोपों से बरी रखा जाए? हम कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। और अगर कोई पंचायत में कोई व्यक्ति है, लोगों को विश्वास है कि वो नाम सिर्फ एक शिव कुमार उपाध्याय है, कि ऐसा कोई सगा नहीं जिन्हें रमेश्वर जी ने ठगा नहीं। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। बिहार पंचायत चुनाव की कवरेज में इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले मत्या खास पंचायत में। ये पंचायत भी है खास, ये क्यों है ये हम आगे बताएंगे। हमारी बाईं तरफ जो हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वो व्यक्ति भी बहुत खास हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं बिना किसी महती भूमिका के स्वागत करता हूं श्री शिव कुमार उपाध्याय जी का द पॉइंट मीडिया पर। जी, आपका भी स्वागत है। चलिए, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कई राजनीतिक पद रहे हैं, 3 बार, जैसे कि आपके परिवार में 1 बार आप थे, 2 बार आपकी धर्मपत्नी थी, और जिला परिषद का भी पद आपके परिवार ने पाया है, और पैक्स अध्यक्ष का भी 2 कार्यकाल आप लोगों ने देखा है। पिछली बार 2016 से 2021 का जो कार्यकाल रहा है आपके परिवार में नहीं रहा है। क्या कारण समझते हैं आप कि आपको मौका नहीं मिला? देखिए, पिछली बार चुनाव में हारा नहीं था जी। मुझे एक तरह से प्रशासनिक गड़बड़ी से प्रशासनिक मिलजुल करके हराया गया था जी। और इसमें मैं नाम तो स्पष्ट आपसे नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन बड़े लोगों का हाथ था। और मैं ये पूर्ण रूप से कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूँ कि जनता ने मुझे जीत दिलाई थी, लेकिन प्रशासनिक गड़बड़ी के चलते मुझे हार का सामना करना पड़ा था। कैसी प्रशासनिक गड़बड़ी थी? प्रशासनिक गड़बड़ी में मेरे जो संबंधित जो बूथ थे जी, उस वहाँ के जो बैलेट बॉक्स थे उस बक्सों में पूरा भर भर कर पानी भर दिया गया था। जो हमारे आरओ थे उनके द्वारा, उनके मिली भगत से सब काम हुआ था। और मेरे जो भी समर्थन के मतपत्र थे सभी सड़ गए थे, गल गए थे, जिनकी गिनती नहीं हो सकती थी। मैंने इसका विरोध भी किया था, लेकिन प्रशासनिक दबाव में उसकी गिनती हो गई थी और मुझे हार करार दे दिया गया था। चलिए, अब तो आपने वर्तमान कार्यकाल भी देखा है अपने प्रतिद्वंदी का, आपने भी अपने 15 साल के कार्यकाल देखे हैं। कितना अंतर आप पाते हैं वर्तमान कार्यकाल से अपने कार्यकाल में? मैं आपसे ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 15 वर्ष जो मेरे कार्यकाल थे वो पंचायत के स्वर्णिम कार्यकाल थे। और वर्तमान कार्यकाल की मैं बात करूं आपसे तो मैं निश्चित रूप से और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं पूरा का पूरा 5 साल भ्रष्टाचार का काल रहा है, बिचौलियों के सरकार का काल रहा है, और पूरे 5 साल तक इसमें भ्रष्टाचार का ही काम हुआ है। जनता के पैसे का, जनता की राशि का लूट और इसको खसोट करने की कार्रवाई पूरे 5 साल तक की गई है हमारे मुखिया जी के द्वारा, या ये उनके जो समर्थक हैं, उनके जो साथ रहने वाले बिचौलियाँ हैं, उनके द्वारा पूरा पंचायत की राशि, पंचायत की जनता को लूटने और खसोटने का काम किया गया है। चलिए, राजनीति तो आरोप प्रत्यारोप की होती ही है। सरकारी जो योजनाएं चलती हैं, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा, क्या स्थिति है आपके पंचायत में? इस क्षेत्र में मेरा पंचायत पूरे बिहार में, मैं समझता हूं कि देश में आप कह लें कि एक यूनिक पंचायत रहा है, जहां पे मनरेगा में मरे हुए लोगों से काम लिया जाता रहा है। मरे हुए लोगों को यहाँ पर काम दिखाकर उनके नाम पर मास्टर रोल बनाकर उनके नाम पर भुगतान कराया गया है। जिनकी मृत्यु 20 वर्षों पहले, 15 वर्षों पहले हो चुकी है, उनको
कार्यरत दिखा के उनके नाम पर फर्जी भुगतान करवाया गया है। जो लोग विदेशों में जाकर रोजी रोटी के लिए 2 वर्ष से 4 वर्ष से रहते हैं, उनके नाम पर भी ये फर्जी तरीके से बड़ी राशि का निकासी जो सो मुखिया जी के द्वारा की गई है। यही हाल जो सरकारी शिक्षक हैं उनके नाम पर भी बड़ी राशि की निकासी अवैध तरीके से की गई है। इस तरह से कह सकते हैं कि मनरेगा में लाखों रुपये की 89 लाख लगभग कितने रुपयों की अवैध तरीके से निकासी की गई है मनरेगा के अंतर्गत। हालांकि आपने काफ़ी बड़ी बात कही है कि मरे हुए लोग काम करने आए, हालांकि पितृपक्ष चल रहा है, लोगों के पूर्वज आते हैं श्राद्ध लेने के लिए। ये बताइए कि जो 89 लाख रुपए आपने कहे वो क्या मरे हुए लोग लेकर के गए थे? आखिर वो पैसा गया कहाँ? आप ही के पंचायत में लगा होगा कहीं ना कहीं। आपने पूछा कि ये रुपये कहाँ गए जी, तो बड़ी स्पष्ट रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जनता भी जानती है, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में मुखिया रमेश्वर जी हैं, जिनके पास रहने के लिए चढ़ने के लिए एक साइकिल भी नहीं थी, रहने के लिए एक बढ़िया सा घर भी नहीं था, आज लाखों रुपये लगा कर उन्होंने एक अच्छा मकान का निर्माण करवाया है। बहुत अच्छा रकम लगा के, बहुत अच्छी राशि खर्च करके उन्होंने एक बंगले का निर्माण करवाया। स्कॉर्पियो S10 की सवारी वो करते हैं जी। लोग तो ये भी कहते हैं कि कई शहरों में मकान उन्होंने ले लिया है, ज़मीन ले लिया है। तो जो जनता की राशि है, मनरेगा की राशि है, सारी राशियों का उपयोग अपने स्वयं के विकास में मुखिया जी ने किया है। और सभी जो भी अवैध रूप से निकासी हुई है इसका खर्च उन्होंने अपने विकास में किया है और आज तक पंचायतों का विकास उन्होंने नहीं करके अपने स्वयं का विकास किया है। जब आपके पंचायत में इतना बड़ा घोटाला हो रहा था उस समय शिव कुमार उपाध्याय क्या कर रहे थे? चूंकि आप पूर्व मुखिया भी हैं और आपकी एक नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि इस बंदरबांट को रोका जाए, तो आपने उस वक्त क्या किया? देखिए, जैसे मुझे जानकारी हुई कि इस तरह की घटनाएं पंचायत में हो रही हैं, मनरेगा के अंतर्गत हो रही हैं जी, तो मैंने इसके पेपर की जांच की और तत्कालीन जिला अधिकारी जो श्री अरसद अजीत साहब, उनको मैंने इसकी सूचना दी, उनसे आग्रह किया जांच का। 2 वरीय उप समाहर्ता यहाँ पर आए, धरातल पर जांच किए और जो भी हमारे आरोप थे सभी आरोप सत्य पाए गए। उन्होंने जांच सबमिट किया है और उस आधार पर गोपालगंज के डीएम ने कार्रवाई भी की है। पंचायती राज विभाग को एक उन्होंने पत्र भी लिखा है मुखिया को बर्खास्त करने के लिए। मैं ये भी आप कह सकते हैं कि एक तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण जो वर्तमान मुखिया है रमेश्वर जी, उनको प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया है। यही वो खास बात थी मतिया खास पंचायत की जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता था। एकमात्र हमारे पूरे गोपालगंज जिले में ऐसा पंचायत है जहां पर भ्रष्टाचार के कारण यहाँ के ग्राम पंचायत सेवक और मुखिया को बर्खास्तगी के लिए मनोनीत किया गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। कुछ और महत्वाकांक्षी योजनाएं चलती हैं सरकार की, चाहे वो गली नली परियोजना हो, राशन कार्ड हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, शौचालय अनुदान हो या आवास हो। आपकी पंचायत में इन योजनाओं की क्या स्थिति रही है? वर्तमान में हमारे पंचायत में इन योजनाओं की बहुत ही बुरी स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। जो मैंने अपने कार्यकाल में जिन योजनाओं को, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, लक्ष्मीबाई पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो, राशन कार्ड हो या शौचालय की राशि हो, मैंने जो अपने कार्यकाल में जो किया था वही इस समय भी संचालित हो रही हैं। और इस कार्यकाल में, मेरे बाद के कार्यकाल में जी, जो राशन कार्ड नए बनाए गए हैं, प्रत्येक राशन कार्ड पर एक एक व्यक्ति से 3-3 हज़ार रुपया, 2,500 रुपये ले करके मुखिया जी उनको राशन कार्ड दिया है। एक तरह से राशन कार्ड को मुखिया जी से मेरे पंचायत की जनता ने 3,000 रुपये में खरीदने का काम किया है। शौचालय की बात आप ले लें, उसमें भी प्रत्येक व्यक्ति से, एक एक व्यक्ति से 2,025 रुपये की राशि लेने का काम मुखिया जी ने किया है। एक तरह से ये लूट खसोट की योजना ही अभी वर्तमान में 5 सालों में ये सभी जनता से जुड़ी हुई योजनाएं लूट खसोट की शिकार रही हैं। आपने जैसा कि अभी कहा कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन आप करके गए थे लोगों को, उसी का लाभ लोगों को मिल रहा है, तो क्या आप स्पष्ट तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि उसके बाद से जितने लोगों को आपने पेंशन सैंक्शन कराया था उसके बाद से एक भी नाम उस लिस्ट में नहीं बढ़ा होगा?
ये मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि एक भी नाम हो सकता है, 2-4 नाम बड़े हों जी जिनके नाम जो उनके बहुत नज़दीक हों या जिन्होंने रुपया खर्च किया हो, जी उनके नाम उसमें ऐड कुछ कर दिए गए हों। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उसमें 2-4 नाम ही कोई ऐड हुए होंगे या जुड़े होंगे। व्यापक स्तर पर इसमें कोई काम नहीं किया गया है। चलिए, आपने इतने ज़्यादा आरोप लगा दिए कि भ्रष्टाचार हुआ है, लूट खसोट हुआ है। आपके परिवार में भी 15 साल तक मुखिया पद रहा है, तो आपने क्या किया है कि आपको इन आरोपों से बरी रखा जाए? देखिए, मैं भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जी जो सच्चाई है उसको अब बयां कर रहा हूँ। जी। आपने क्या किया है, मैं ये मुझ- जानना चाह रहा हूँ। हम कहते हैं जी कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मैं जो भी कह रहा हूँ जी वो सच्चाई है। आप एक एक व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं, मेरे पंचायत का सर्वेक्षण कर सकते हैं, इसका निरीक्षण कर सकते हैं, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। जहाँ तक सवाल 15 वर्षों का मेरा रहा है, जी निश्चित रूप से हम लोगों ने पूरे निस्वार्थ भावना से पंचायत की सेवा की है। जी पूरी ईमानदारी से पंचायत की सेवा करने का जो अवसर मुझे मिला उसका मैंने उपयोग किया है। मैं 2001 में मुखिया था और उसके बाद से 2 साल महिला का आरक्षण होने के नाते मेरी श्रीमती जी रही हैं। उन कार्यकाल में मैं पैक्स का अध्यक्ष रहा हूँ, जी जिला परिषद का भी सदस्य मेरी पत्नी रही हैं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी और इतना विश्वास जिस क्षेत्र के लोगों ने हम पर दिखाया, इसका कारण कहीं ना कहीं मेरा कार्यकाल, मेरा व्यक्तित्व, मेरा आचार, मेरा व्यवहार, मेरे परिवार का व्यवहार रहा है। ताकि इन सभी विषयों पर विश्वास करके मेरी पंचायत की जनता ने मेरे परिवार पर विश्वास किया, मेरे परिवार मुझे पर विश्वास किया, और हमने हर एक क्षेत्र में पंचायत के विकास के लिए सर्वांगीण विकास किया। और मैंने इतना अच्छा काम किया कि मेरे पंचायत को निर्मल ग्राम पुरस्कार भी मिला, और तत्कालीन ग्रामीण पीएचडी मिनिस्टर चंद्रमोहन राय जी थे, उनके द्वारा ये पुरस्कार मेरे पंचायत को निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला। मेरी उस समय मुखिया मेरी श्रीमती जी थी, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुझ पर मेरे पंचायत के लोगों का भरपूर विश्वास और भरोसा है। जैसा कि आपने अपना कार्यकाल भी बताया, आपके परिवार में कई सारे पद भी रहे हैं, जिला परिषद से लेकर के पैक्स अध्यक्ष और मुखिया, हर पद के गरिमा का आप अनुभव कर चुके हैं। तो दोबारा से मुखिया पद पर ही क्यों आप दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, मैं मुखिया पद पर सिर्फ जनता के सेवा के लिए लड़ना चाहता हूँ या लड़ रहा हूँ। मैं किसी लोभ या लालच में मुखिया का पद नहीं चाहता हूँ, ना ही मुझे लोभ या लालच है। जो स्थिति परिस्थिति मेरे परिवार की है, या मैं कह सकता हूँ कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल कार्य करता हूँ और समाज सेवा ही मेरा धर्म है, और समाज की सेवा करने के चलते ही और इस समाज सेवा के लिए ही मैं इस मुखिया के चुनाव में आना चाहता हूँ या आ रहा हूँ। एक प्रश्न आपका है कि मुखिया ही क्यों? जी इसके बारे में आपसे कहना चाहता हूं, और आपके माध्यम से मैं अपने पंचायत की जनता को भी बताना चाहता हूं कि 15 सालों में मेरा पंचायत, जो मेरा कार्यकाल था, एक यूनिक पंचायत रहा है। 2001 में जब मुखिया बना था, उसी समय मैं जिला में मुखिया संघ का गठन किया था, मुखिया संघ का जिला अध्यक्ष में रहा हूँ। एक तरह से मैंने अपने पंचायत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, पद और प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम किया। हर क्षेत्र में यहाँ के प्रतिनिधि को लोग जानते थे, सम्मान की दृष्टि से देखते थे, सम्मान देते थे। मेरे पंचायत का सम्मान था, आज वो सभी सम्मान आज समाप्त हो चुका है, जिसको मैं वापस दिलाने के लिए, अपने पंचायत की प्रतिष्ठा को फिर पुनः वापस करने के लिए, यहाँ के पद को पुनः वापस करने के लिए, अपने पंचायत वासियों को एक नया मान सम्मान दिलाने के लिए मैं मुखिया के का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे पंचायत में, जो मेरे पंचायत में भ्रष्टाचार पूरा सुरसा की तरह मुंह बनाए खड़ा है, विकराल रूप, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा विकराल रूप है भ्रष्टाचार का। उस भ्रष्टाचार को मैं समाप्त करना चाहता हूं। प्रत्येक वार्डों में एक एक जो मुखिया बने हुए हैं, बिचौलिए की जो सरकार बन गई है मेरे पंचायत में, बिचौलिए जो हावी हैं, जनता का जो शोषण कर रहे हैं, उन बिचौलियों के शासन को मैं समाप्त करना चाहता हूं, और पंचायत में एक अमन चैन का शासन कायम करना चाहता हूं। इसलिए मैं मुखिया का चुनाव लड़ना चाहता हूं। चलिए, मोटिव तो आपका काफ़ी अच्छा है चुनाव लड़ने का, जो आपने बताया।
अक्सर हम देखते हैं कि पंचायत स्तर के चुनावों पर जाति, धर्म, संप्रदाय, धनबल और बाहुबल काफी बड़े कारक होते हैं जो चुनावों को प्रभावित करते हैं। आपके पंचायत में इनकी स्थिति क्या है, और यदि आपके सामने ऐसी स्थिति आती है तो शिव कुमार उपाध्याय उसके लिए कैसे तैयार है? देखिए, एक तरफ बहुत ही मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आपसे जी कि मेरे पंचायत में धनबल और बाहुबल या फिर जात पात कभी भी हावी नहीं रहता है। जी यहाँ की जनता बहुत ही होशियार है, लोग बहुत ही समझदार हैं। यहाँ पर लोग अच्छे व्यक्ति का चुनाव करते हैं। उनके सामने ये जो दृश्य आया है कि किस तरह की स्थिति शिव कुमार उपाध्याय नहीं रहते हैं तो किस प्रकार की परिस्थिति पंचायतों में पैदा हो सकती हैं, किस प्रकार बिचौलिए हावी हो सकते हैं, और इस स्थिति को समाप्त करने के लिए कहीं भी जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, बाहुबल, धनबल का प्रभाव इस चुनाव में नहीं रहेगा। और निश्चित रूप से जो पंचायत का मान सम्मान दिलाएगा, जो पंचायत की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने का काम करेगा, उसे लोग चुनेंगे। और अगर कोई पंचायत में कोई व्यक्ति है, लोगों को विश्वास है कि वो नाम सिर्फ एक शिव कुमार उपाध्याय है। चलिए, शिव कुमार उपाध्याय एक नाम है। इस नाम से हम एक सवाल करना चाहेंगे कि 2 साल से हमारा देश, पूरा विश्व सहित हमारा देश एक महामारी से जूझ रहा है। पहला जब लॉकडाउन लगा था तो गांवों की भी स्थिति बड़ी दयनीय थी, अफरा तफरी का माहौल था। उस समय आपके पंचायत में क्या स्थिति थी और शिव कुमार उपाध्याय उस समय कहाँ थे? देखिए, कोविड महामारी ग्राम पंचायत मतिया खास में भी थी, ये तो विश्व स्तर पर महामारी है जी। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इसके लिए भी जो सरकार ने राशि का आवंटन किया था कि पंचायतों को सैनिटाइज किया जाए, पंचायतों में लोगों को मास्क का वितरण, लोगों के बीच मास्क का वितरण करवाया जाए, लेकिन आपको बहुत ही जानकर दुख होगा और ये पंचायत की जनता भी जान चुकी है कि इस सरकारी जो राशि जो प्राप्त हुई, उस राशि से पंचायतों को लाभ तो नहीं मिला, उस राशि में भी व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर घोटाले का काम हुआ और पंचायत के लोगों को न मास्क दिया गया और न ही पंचायत को सैनिटाइज किया गया। सिर्फ उस राशि से हमारे मुखिया जी ने अपने पॉकेट को सैनिटाइज करने का काम किया, अपने घर को सैनिटाइज करने का काम किया। आप उस समय क्या कर रहे थे? देखिए, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय हम समाज के काम आ जाएं, ये प्रयास करते हैं। और इस कोविड महामारी में हमने ये भरपूर प्रयास किया कि जो में हमारे पंचायत में कोविड से संक्रमित लोग थे उनको अच्छा बेड मिल सके। ऑक्सीजन की कमी होती थी तो उनके ऑक्सीजन की आपूर्ति उनको हो, इसके लिए हमने प्रयास किया और उनको दिलाया। अच्छे बेड की जब आवश्यकता होती थी, अच्छे हॉस्पिटल की आवश्यकता होती थी, उसमें भी मैंने सहयोग किया। कोरोना किट भी उनके बीच के वितरण करने का काम किया। यानी कि लोगों को जब भी आवश्यकता हुई कोरोना काल में, हमने उनको जागरूक करने का काम किया। उनके जांच के लिए उनको जागरूक किया कि जाकर जरा भी उनको कोई तकलीफ़ होती थी तो जाकर उनका जांच करवाने का काम किया। चाहे वो RT-PCR की जांच हो, ट्रूनेट की जांच हो, जब भी कोई जांच की आवश्यकता होती थी उनको जांच में भरपूर सहयोग करने का हमने काम किया। चलिए, कोविड का एक ऐसा दौर था कि बड़े से बड़े धनबली और बाहुबली अपने घरों में बैठे हुए थे चारदीवारी के बीच। उस समय ऑक्सीजन के लिए जनता तड़प रही थी, वो ऑक्सीजन जो पर्यावरण हमें फ्री देता है। और ऐसे में यदि कोई कार्यकर्ता आगे बढ़ कर के सहयोग किया है जनता का तो उसे हमारे भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद है। आगे यदि पंचायत की जनता आपको मौका देती है तो आप कौन कौन से मुद्दों पर विशेष कार्य करना चाहेंगे अपने आने वाले कार्यकाल में, यदि जनता आपको मौका देती है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ और हमें ज़िंदगी भर जब तक मैं जीवित हूँ समाज सेवा ही करनी है, मुझे किसी दूसरे काम में लगना नहीं है। एक शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि हम लोग कहते हैं कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। मैं तो तलाशता हूँ ऐसे मौके यारों कि मेरी ज़िंदगी की हर एक सांस लोगों के काम आ जाए, मेरी ज़िंदगी के हर एक सांस लोगों के काम आ जाए। इसलिए मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, लोगों के लिए ही जीना चाहता हूँ, लोगों के लिए ही मरना चाहता हूँ। और
मैं क्या करूँगा, यहाँ अपने पंचायत में मुखिया बन के लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं। जो भी योजनाएं पंचायत में आज संचालित हैं, ठेकेदारी को छोड़ करके मेरी ही की हुई हैं। साथ ही साथ जो पंचायत जिन सुविधाओं से वंचित है, मेरा पंचायत जिन सुविधाओं से वंचित है, जैसा कि अब यंग जनरेशन, नए पीढ़ी के लिए जो आवश्यकता है, प्रत्येक वार्डों में मैं चाहता हूं कि युवाओं के लिए खेल की व्यवस्था हो, कैरम की व्यवस्था हो, वॉलीबॉल की व्यवस्था हो, उनके लिए क्रिकेट की व्यवस्था हो। जो देहात में प्रतिभा हैं, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, प्रतिभावान लोग हैं, वे आगे आएँ, वे राज्य स्तर पर जाएं, जिला स्तर पर जाएं, केंद्रीय स्तर पर जाएं, खेलें जी, आगे हों, बढ़ें, विकसित हों। इसके लिए मैं काम करना चाहता हूं। पंचायत में मैंने अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से मिलके स्वास्थ्य परियोजनाओं को लाने का पंचायत में प्रयास किया है। मेरे यहाँ एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्वीकृत है, और मेरे यहाँ मेरे पंचायत में हेल्थ सब सेंटर जी, भी स्वीकृत हैं। और चुनाव के बाद मैं समझता हूँ कि इनके लिए भी मैं प्रयास करूँगा कि जल्दी से जल्दी उनका निर्माण पंचायतों में हो जाए और पंचायत की जनता उससे लाभान्वित हो। मतलब एक सर्वांगीण विकास का आपने मॉडल पहले से ही तैयार कर रखा है। जी जी। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, आपके पंचायत के भी लोग हैं उसमें, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने पंचायत के एक एक जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। माताएं बहनें जो भी मेरी आवाज़ सुनेंगी या सुन रही हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और उनसे यही आग्रह करूँगा, उनसे निवेदन करूँगा कि आगामी पंचायत चुनाव में 7वें चरण में अपना पंचायत का चुनाव है। 15 नवंबर को छठ के बाद कुचायकोट में चुनाव होने वाला है। आपसे मैं प्रार्थना करूँगा कि किसी भी बहकावे में नहीं आए, किसी के कहने में आप नहीं आए, कहीं से भी आप किसी के प्रलोभन में ना आकर के पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए, यहाँ पर भ्रष्टाचार पंचायत से समाप्ति के लिए, बिचौलियों के शासन को समाप्ति के लिए आप मतदान करें और आप अपना आशीर्वाद मुझे दें ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बिहार के गोपालगंज जिले के मतिया खास पंचायत से पूर्व में भी मुखिया पद को शोभित कर चुके वर्तमान मुखिया प्रत्याशी श्री शिव कुमार उपाध्याय जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे ही लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।